कहते हैं ना कि ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी। ना इश्क करो झूठा और ना प्यार करो फर्जी। आगे नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरी शायरी मेरी मर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग समतल दर्पण से। यहाँ पर ध्यान देंगे। समतल दर्पण। ठीक। समतल दर्पण यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण। ठीक। तो लिखेंगे जिसका ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। देखेंगे समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण का उपयोग हम लोग चेहरा देखने में किया जाता है। जो हम लोग घर में आईने का यूज करते हैं, शीशे का जो यूज करते हैं वह समतल दर्पण होता है। ठीक है। तो लिखेंगे इसका इसका प्रयोग, समतल दर्पण का प्रयोग। ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कि समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम लोग यानी कि ड्रेसिंग टेबल में भी किया जाता है। यानी कि एक ऐसा टेबल जिसमें मतलब कि श्रृंगार वाला जो टेबल होता है, जहाँ पर महिलाएं बैठ करके श्रृंगार करती हैं, जिसको ड्रेसिंग टेबल कहते हैं, है ना। उसके उसमें भी हम लोग का समतल दर्पण लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समतल दर्पण का प्रयोग समतल दर्पण का प्रयोग ड्रेसिंग टेबल ड्रेसिंग टेबल ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। में किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग ड्रेसिंग टेबल में भी किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का विशेषता क्या होता है। ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या पढ़ना हम लोग को? उत्तल दर्पण की विशेषता। ठीक। ध्यान देंगे उत्तल दर्पण की विशेषता। तो उत्तल दर्पण की जो सबसे विशेषता जो है इसका, उत्तल दर्पण में जो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है, छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है और आभासी भी बनता है। ठीक है। काल्पनिक और आभासी भी बनता है। ठीक है। काल्पनिक और आभासी देखेंगे उत्तल दर्पण। तो लिखेंगे इसका उत्तल दर्पण में हम लोग का जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है? तो सबसे पहले हम लोग का जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। क्या बनेगा? सब इसमें सीधा बनता है और छोटा बनता है। सीधा बनता है, छोटा बनता है, काल्पनिक 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 या आभासी भी बोल सकते हैं। काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी बनता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक या आभासी भी बनता है। ठीक है। इसका जो फोकस दूरी होता है, मतलब कि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होता है। यहाँ पर लिखेंगे कि फोकस दूरी कैसा होता है? तो फोकस दूरी इसका धनात्मक होता है। ठीक। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। समतल उत्तल दर्पण का हम लोग का क्या होता है? उत्तल उत्तल दर्पण का यहाँ पर सीधा लिखते हैं दृष्टि क्षेत्र। दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है? तो बड़ा होता है। ठीक। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। उसके बाद आपको बताते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग अवतल दर्पण में। कौन चीज़ में? अवतल दर्पण में। यहाँ पर अवतल
दर्पण देखेंगे देखेंगे हम लोगों का अवतल दर्पण में क्या क्या होता है। तो अवतल दर्पण का जो हम लोगों का प्रतिबिंब बनता है वह छोटा और बड़ा दोनों बनता है। अवतल दर्पण में यहाँ पर लिखेंगे अवतल अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्रतिबिंब छोटा प्लस बड़ा दोनों बनता है। ठीक है, छोटा और बड़ा दोनों बनता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि अवतल दर्पण में हम लोग देखें कि प्रतिबिंब छोटा और बड़ा दोनों बनता है, वास्तविक और काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब प्रतिबिंब इसमें जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। इसमें जो हम लोग का अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें आपका जो इसका फोकस दूरी होता है वह ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी कैसा होगा? ऋणात्मक। फोकस दूरी कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। ठीक, फोकस दूरी कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। उसके बाद में आपको बताते हैं कि इसका फोकस दूरी हम लोगों का ऋणात्मक होता है और इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वह छोटा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या हो जाता है? छोटा। तो इसका लिखेंगे दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है? तो छोटा होता है। दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है? तो छोटा होता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में मतलब कि अंतर क्या होता है। ठीक है, पूछ देता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर बताते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। ठीक, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। ठीक है, तो एक साइड हम लोग लिख लेते हैं क्या? उत्तल दर्पण और एक साइड लिख लेते हैं हम लोग अवतल दर्पण। तो इधर लिख लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। ठीक, इधर लिख लेते हैं हम लोग अवतल दर्पण। ठीक, अभी हम लोग जो पढ़े हैं वही तो अंतर होता है इसमें, और उसको हम लोग को बस लिख देना है। तो लिखेंगे क्या? उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह आगे की ओर यानी कि उभरा होता है, यानी कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा आगे की ओर उभरा हुआ होगा, यानी कि उठा हुआ होगा, उभरा हुआ हम लोग बोलते हैं ना। तो सबसे पहले इसका विशेषता क्या होगा? लिखेंगे इसका परावर्तक सतह इसका परावर्तक सतह आगे की ओर उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है? तो आगे की ओर उभरा हुआ होता है। जस्ट इसके अपोजिट होगा इसमें, यानी कि लिखेंगे इसका परावर्तक सतह पीछे की ओर धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में जो होता है परावर्तक सतह आगे की ओर उभरा हुआ होगा, और हम लोगों का अवतल दर्पण में उसका परावर्तक सतह क्या होगा? तो पीछे की ओर धंसा हुआ होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका परावर्तक सतह देख लिए। इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसमें? उत्तल में। उत्तल में हमेशा क्या बनेगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें लिखेंगे इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें जो होता है काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। लिखेंगे इसमें काल्पनिक प्लस वास्तविक, काल्पनिक प्लस वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रतिबिंब
बनता है। जो हम लोग का अवतल दर्पण होता है उसमें दोनों बनेगा, काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक कैसे बनता है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग कि इसमें प्रतिबिंब जो होता है छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोगों का किसमें, उत्तल दर्पण में। किसमें देखेंगे? उत्तल दर्पण में। लिखेंगे इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। क्या लिखेंगे इसमें? इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है और इसमें देखेंगे छोटा और बड़ा दोनों बनता है। लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब छोटा छोटा प्लस बड़ा दोनों बनता है, दोनों बनता है। ठीक, इसमें जो प्रतिबिंब होगा छोटा भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा, दोनों बनता है। ठीक है, इसमें जो हम लोग का प्रतिबिंब जो होता है उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर अगला टॉपिक, इसमें प्रतिबिंब प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है। ठीक, और इसमें हम लोग लिखेंगे कि इसमें जो हम लोग का प्रतिबिंब होता है तो सीधा और उल्टा दोनों बनता है। इसमें प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा और उल्टा दोनों बनेगा। लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब प्रतिबिंब सीधा, इसमें प्रतिबिंब सीधा और उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों बनता है, दोनों बनता है। ठीक, इसमें जो प्रतिबिंब होता है सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे कि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। किसका? उत्तल दर्पण का। यहाँ पर देखेंगे इसका इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है, लेकिन इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। लिखेंगे इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक, तो हम लोग देख लिए कि वास्तविक पर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर, उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में अंतर। अब हम लोग को पढ़ना है किरण पुंज। क्या पढ़ना बताइए? किरण पुंज। ठीक, यहाँ से आते हैं अगला हेडलाइन पढ़ना है हम लोग को किरण पुंज। ठीक है, तो देखिए हम लोग किरण पुंज किसको कहते हैं? तो लिखेंगे किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहेंगे। जब एक जगह बहुत सारे किरण इकट्ठा हो जाए तो हम लोग उसको किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक, किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और यह किरण पुंज हम लोगों का 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के किरण पुंज 3 प्रकार के देखे गए हैं। ठीक है, आपको तीनों प्रकार बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला होता है हम लोग का अपसारी किरण पुंज। क्या होता है? यहाँ पर लिखते हैं अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक, और यहाँ पर होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है हम लोग का समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी किरण पुंज किसी को कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अपसारी किरण पुंज। देखिए जब एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। जैसे कि फ़ोन का टॉर्च होता है, फ़ोन का क्या होता है? टॉर्च। देखेंगे अभी दिखाते हैं आपको। जो फ़ोन का टॉर्च होता है, देखिए इतना छोटा है लेकिन यह निकल करके यहाँ से प्रकाश क्या हो रहा है? फैल रहा है। यहाँ से प्रकाश निकल कर क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग अपसारी किरण पुंज। लाइट ऑफ करके दिखाते हैं।
देखिए यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और निकल करके फैलते हुए बढ़ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे इसको? अपसारी किरण पुंज। ठीक। तो जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती हुई चली जाती है तो उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और अभिसारी किरण पुंज क्या होगा? ठीक इसके उल्टा। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे उसको? अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर मतलब कि एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलेगी तो अपसारी हो जाएगा, और किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे इसको? अपसारी किरण पुंज। हम लोग का लास्ट है समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे इसको? समांतर किरण पुंज। ठीक। जैसे इसको हम लोग अपसारी किरण पुंज में हम लोग देखें कि औजार बॉक्स जब खरीदते थे पहले तो उसमें हम लोग का क्या मिलता था? एक लेंस मिलता था इस तरह से। जब इस पर सूरज की प्रकाश पड़ता था, सन की प्रकाश, तो यहाँ पर क्या होता था? एक जगह यहाँ पर प्रकाश जो होता था इकट्ठा हो जाता था और यहाँ से क्या होता था? पेपर ऊपर में आग लग जाता था। तो यह कौन सा किरण पुंज हो जाएगा? तो ये अब अभिसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरण जो होता है एक सीधी रेखा में जब चलती है तो उसको हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे। जैसे कि दो लेजर लाइट ले लेंगे और दो लेजर लाइट को एक साथ जलाएंगे तो उसकी जो प्रकाश की किरणें होती है वह समांतर चलती है। ठीक है, तो उसको हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ना है, ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि इसका परिभाषा पहले लिख लेते हैं हम लोग कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखेंगे तो लिखेंगे जब जब प्रकाश जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी किसी बिंदु स्रोत से बिंदु स्रोत से निकलकर किसी बिंदु स्रोत से निकलकर निकलकर फैलती चली जाती है। किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है चली जाती है उसे उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। परिभाषा कोई हार्ड नहीं होता है, परिभाषा हम लोग जो समझे हैं जो पढ़े हैं बस उसी को लिखना होता है, उसी को क्या करना होता है? लिखना होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं अपसारी के बाद में हम लोग क्या देखना है? अभिसारी किरण पुंज। क्या देखना है? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज तो देखेंगे जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है मिलती हुई प्रतीत होती है प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। और हम लोग को पढ़ना है समांतर किरण पुंज। तब लिखेंगे क्या? जब प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसको हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। ठीक। देखिए अगला हम लोग का है समांतर किरण पुंज। ठीक।
लाइटिंग लो कर लीजिए थोड़ा। समांतर किरण पुंज, ठीक है, समांतर किरण पुंज। तो लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की प्रकाश जब प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती है, समांतर चलती है, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज, सॉरी, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। हाँ ठीक है, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोगों को देखना है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग पढ़ना है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम लोगों को अभी देखना है। ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए, हम लोगों को यहाँ पर बताते हैं एक दर्पण बनाते हैं। ठीक, ध्यान देंगे। ये कौन सा दर्पण है? तो हम लोग का अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का परिभाषा क्या है कि जब जब हम लोग का जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, पीछे की ओर धंसा हुआ हो, तो उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक सतह आगे की ओर उभरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या, इसमें देखेंगे हम लोग। इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पी, और इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ध्रुव। ठीक है, और इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। ठीक, इसके पीछे जो होता है हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा एफ। क्या हो जाएगा? एफ। इसको बोलते हैं हम लोग फोकस। क्या बोलते हैं इसको? फोकस। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? फोकस। और इसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं। इसके पीछे हम लोग आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं सी। सी बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र। ठीक, वक्रता केंद्र। ठीक, और इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र क्यों? जब इसको हम लोग पूरा राउंड घुमाएंगे वृत्त जैसे, गोलीय दर्पण जब इसको बनाया जाएगा इस तरह से, तो हम लोग का यह जो हम लोग का केंद्र होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कैसे बनता है? जब किसी गोलीय दर्पण को बीच से काट दिया जाए, जो उभरा हुआ भाग जो अगर उसका प्रवर्तक सतह होगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वह उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगर उसका धंसा हुआ भाग प्रवर्तक सतह होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? केंद्र। ठीक है, इसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो हम लोगों का ये वाला जो लाइनिंग दिए हैं, इस लाइनिंग को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, ध्यान देंगे। इसको हम लोगों का मतलब कि ये जो लाइनिंग है, इसको हम लोगों का इस लाइनिंग पर हम लोग का जो सी होता है वक्रता केंद्र होता है, और ये हम लोग का क्या होता है? फोकस बिंदु होता है। ठीक, चलिए इसके आगे हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।